हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस के बारे में। चैप्टर नंबर 2 हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसके अंदर बात करने जा रहे हैं कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर है क्या, समझते हैं कैपेसिटर को। तो बेटा कैपेसिटर आपने देखा ही है, आप लोग रेगुलर यूज़ करते हो कैपेसिटर को, लेकिन आप शायद अब तक जानते नहीं होंगे कि ये कैपेसिटर है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये कैपेसिटर है, आपको बोलूं कि भाई यहाँ पर आपने कैपेसिटर देखा, तो आप हाँ ही बोलेंगे। देखिए, पंखे के अंदर पंखा जो घूमता है उसके ऊपर का जो पार्ट है वहाँ पर एक सिलेंडर देखा होगा आपने, वाइट कलर का, कोई भी कलर का एक सिलेंडर छोटा हुआ देखा होगा, छोटा। तो वो सिलेंडर क्या है? कैपेसिटर है। आपने सबमर्सिबल मोटर या पानी ऊपर हम टंकी में ले जाने के लिए मोटर का जो यूज़ करते हैं, वाटर को प्रेशराइज करने के लिए, तो जो मोटर के ऊपर लगा होता है एक सिलेंडर आपने देखा होगा, वो भी क्या है? कैपेसिटर। उसी तरह से एसी के कंप्रेसर में भी कैपेसिटर आता है। तो ये सब कैपेसिटर का काम क्या है, क्या रोल है इसका, कैपेसिटर क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? तो कैपेसिटर जो है बेटा एक डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करता है। कौन सी एनर्जी बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करके वो करेगा क्या, हम उसका यूज़ क्यों करते हैं? तो बेटा हमें जब भी आपने देखा, जो भी मैंने अभी कैपेसिटर जहाँ पर यूज़ होता है उस सभी डिवाइस का नाम दिया मैंने आपको, जो भी अप्लाइंसेस का नाम दिया है वो सब क्या है, कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी मोशन करती हुई चीज़ें हैं? तो वो रोटेशनल मोशन करती हुई चीज़ें हैं। पंखा क्या करता है? रोटेशनल मोशन। मोटर का पंखा भी घूमना चाहिए, बिना उसके तो पानी ऊपर जाएगा नहीं, ठीक है, बिना प्रेशर नहीं होगा उसके अंदर क्रिएट। एग्जैक्टली कंप्रेसर के अंदर भी एक फ़ैन आता है, वो भी उसकी ब्लेड्स भी घूमनी चाहिए, तभी जाके एयर जो है वो कंप्रेस हो पाएगी। कहने का मतलब वो सब घूमने वाली चीज़ें, यानी कि रोटेशनल मोशन करने वाली चीज़ें हैं। तो जहाँ पर रोटेशनल मोशन करना होता है वहाँ पर इनिशियल टॉर्क पहले चाहिए हमें। तो इनिशियल टॉर्क ज़्यादा चाहिए। अब ज़्यादा टॉर्क क्यों चाहिए? क्योंकि वो रेस्ट से अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है। कोई भी बॉडी जब मूव कर जाएगी, मतलब रोटेशन कर जाएगी एक बार, उसके बाद तो आप थोड़ा बहुत उसको टॉर्क देते जाओ, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जैसे हमारा बाइक होता है, उसको हम फर्स्ट गियर में डालते हैं और स्टार्ट करते हैं शुरू में, उसके बाद सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, इस तरह से शिफ्ट करते हैं गियर को हम। तो फर्स्ट गियर में ही क्यों डाला हमने, क्यों डायरेक्टली फोर्थ गियर में हमने स्टार्ट नहीं किया? हम जानते हैं कि वो हम एक्सपीरियंस से पता कर गए कि भाई हमारा फर्स्ट गियर जो है उसके अंदर हमें ताकत मिलेगी ज़्यादा, और जो बैठने वाले लोग हैं उसके ऊपर उसके वजन की वजह से और बाइक का खुद का जो वेट होता है उसको कंट्रोल करके, मैनेज करके वो चल पाएगा बाइक पे। फर्स्ट गियर में उतनी टॉर्क मिलती है, ज़्यादा टॉर्क मिलती है। उसके बाद आप जब सेकंड गियर शिफ्ट करते हो, मतलब कब करते हैं? जब रनिंग हो जाएगी थोड़ी बहुत, उसके बाद सेकंड गियर में शिफ्ट करते हो उसको। अब सेकंड गियर में शिफ्ट क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि थोड़ी बहुत सिर्फ उसको एनर्जी चाहिए। अभी सेकंड गियर में भी थोड़ी बहुत ताकत होती है, फर्स्ट गियर से थोड़ी कम होती है, लेकिन उससे भी थोड़ी कम, लेकिन होती तो है। उसके बाद रनिंग एक बार हो जाने के बाद आपने थर्ड गियर डाला, उसके बाद फोर्थ गियर डाला। तो इस तरह से गियर नंबर जो गियर का है हम बढ़ाते जाते हैं। क्यों बढ़ाते जाते हैं? हमें पता है कि एक बार रनिंग हो जाने के बाद थोड़ी थोड़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और जैसे जैसे आप गियर का नंबर बढ़ाते जाते हो ऐसे वैसे टॉर्क डिक्रीज होता जाता है। आप सोचेंगे सर आप ये क्या बोल रहे हो, हम तो फिफ्थ गियर में गाड़ी को फुल स्पीड में चलाते हैं। बेटा स्पीड का मतलब टॉर्क से नहीं जुड़ा हुआ है। टॉर्क यानी ताकत, जो रेस्ट है, जो चीज़ है उसको लाने, मोशन में लाने के लिए, जो इनर्शिया की वजह से जो चीज़ मोशन में नहीं आती थी, रोटेशनल मोशन में, उसको लाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ताकत की ज़रूरत थी, तो आपने टॉर्क लगाया, मैक्सिमम टॉर्क, तो फर्स्ट गियर चाहिए आपको। उसके बाद एक बार रोटेशन हो जाने के बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा धक्का ही लगाना है जरूरी आपको, तब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो इस तरह से स्पीड इंक्रीज करवाते हैं हम। तो ये जो खेल है एनर्जी का, तो वहाँ पर तो हम मान लो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू ये काम करवाते हैं। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू हम ये सब काम करवा सकते हैं, रोटेशन स्टार्ट करवाने का, वो कैपेसिटर के थ्रू हम करते हैं। क्योंकि जो उसको एनर्जी मिलेगी रोटेशन करवाने के, इनिशियल टॉर्क, इनिशियल धक्के की जरूरत है, वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा कैपेसिटर। क्योंकि कैपेसिटर के का काम है एनर्जी को स्टोर करना, स्टोर करके रखना। अब वो स्टोर कैसे करता है उसको हमें समझना है इस थियरी के अंदर। चलो देखते हैं ये कैपेसिटर चीज़ है क्या, वो कैसे अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर पाता है, उसको हमें समझना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले कंडक्टर के आप चार्ज जो देते हो उसके बारे में समझो कि भाई किसी भी कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हो तो वो जाता कहाँ है चार्ज, तो वो सरफेस पर
फैल जाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड हो चार्ज रहता है उसके ऊपर। तो मान लो अगर हम एक कंडक्टर ले लें, इंसुलेटिंग कंडक्टर, मैंने मान लो एक स्फीयर ले लिया, ये हमारे पास स्फीयर है जिसको हमने इंसुलेटिंग स्फीयर मतलब कि हमें ज़मीन से उसको अलग करना है, वरना जो जो चार्ज देंगे वो तो ज़मीन में उतर जाएगा ना भाई। तो इसीलिए हमें इंसुलेटिंग चाहिए कंडक्टर, यानी एक स्फीयर हमने लिया, ये है उसका स्टैंड, उसको ज़मीन से अलग करने के लिए। अब हम उसको चार्ज देंगे तो वो चार्ज यहाँ पर स्टोर होगा, ये चार्ज इसके ऊपर मान लो पॉजिटिव चार्ज हमने उसको दिया है तो ये चार्ज स्टोर हो रहा है उसके ऊपर। अब चार्ज मिलने से होगा क्या, तो पोटेंशियल, कोई भी कंडक्टर को जब चार्ज देते हो तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। आप जानते हो, आगे पढ़ चुके हो पोटेंशियल के बारे में, उसकी बात करेंगे कि जैसे ही आप चार्ज बढ़ाएंगे पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। तो पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, ठीक है, या Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो Q है वो V के प्रोपोर्शनल में है, यानी कि चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल इंक्रीज होगा ही साथ में। तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दे बेटा, Q इक्वल टू, तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा यहाँ पर C, तो जिसे हमने नाम दिया कांस्टेंट C को कैपेसिटेंस, वेयर व्हाट इज C, C मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस हमने नाम दे दिया इसे। इस कांस्टेंट का नाम हमने कैपेसिटेंस रखा है। कैपेसिटेंस क्यों रखा, देखो C को अगर आप सब्जेक्ट बनाओ तो Q/V रेशियो मिलेगा, यानी कि फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, जो चार्ज होल्ड करने की उसके पास एबिलिटी है इस कंडक्टर के पास, उसको हमने नाम दिया है कैपेसिटेंस। ध्यान रखना, ये गिवन पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, जो गिवन पोटेंशियल डिफरेंस है अभी, उसको उसके साथ वो चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी रखता है, उसे हमने नाम दिया कैपेसिटेंस। तो इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर। तो इस कंडक्टर का कैपेसिटर बोला जाएगा। लेकिन अभी हम समझे कि हमने कैपेसिटर की तो प्रॉपर अभी डेफिनेशन नहीं दी है। कैपेसिटर क्या चीज है, ये तो हमने कैपेसिटेंस के बारे में बोला। तो कैपेसिटर यानी एक दो कंडक्टर की हमारे पास सिस्टम है जो एनर्जी को स्टोर करती है। तो इट इज द सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर दैट कैन होल्ड द चार्ज या स्टोर द चार्ज, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। बेटा उसके अंदर हम डेफिनेशन में बोलते हैं कि टू कंडक्टर्स। अब टू कंडक्टर कहाँ से लाए, यहाँ पर तो एक ही कंडक्टर आपने लिया है, फिर भी आप उसके बारे में कैपेसिटेंस की बात करते हो, यानी एक कंडक्टर हमारे पास कैपेसिटर हो गया। तो आप डेफिनेशन का क्या गलत बोल रहे हो, नहीं, डेफिनेशन सही है, लेकिन हमें थोड़ा उसके अंदर ज़्यादा डीप में समझना पड़ेगा कि जो हम इस चार्ज को यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं ना, वो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फैलेगा। चार्ज आप जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड होता है वो यहाँ से इनफाइनाइट तक जाता है। कहाँ पर, इनफाइनाइट तक जाएगा। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, तो आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है इसकी वजह से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो फैला हुआ है, मतलब फैली हुई एनर्जी बन जाएगी ये। तो फैली हुई एनर्जी हमारे कोई काम में नहीं आएगी, उसके लिए हमें एनर्जी को लिमिटेड रीजन के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। जैसे मान लो पानी जो है, बारिश का पानी इतना बड़ा बह जाता है पानी, तो हमारे कोई काम का नहीं है, लेकिन वही पानी को हम स्टोर करके रखें तो हमारे काम में आएगा। जैसे हम डैम के अंदर स्टोर करते हैं पानी को, तो उसका यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए और बाकी सब यूज़ करने के लिए करते हैं। तो उसी तरह से वो फैला हुआ पानी हमारे काम का नहीं था, तो हमने स्टोर कर लिया, तो लिमिटेड रीजन के अंदर स्टोर किया। अगर फैल जाता तो पूरे ज़मीन पर फैले वाला पानी जो है वो हमारे काम में नहीं आया है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। स्टोर करने से हमें जो चाहिए वो काम उससे हम करवा सकते हैं। तो लिमिटेड रीजन में अगर इस एनर्जी को हम लेकर आए, एनर्जी स्टोर होती है फील्ड में, अब फील्ड को लिमिटेड रीजन में करना पड़ेगा। ये फील्ड तो फैला हुआ है इनफाइनाइट तक, तो उसके लिए हमने क्या किया मान लो कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, अब उसके पास में मैं दूसरा कंडक्टर लेके आऊँ, तो ये मान लो पॉजिटिवली चार्ज है। अगर मैं यहाँ पर पास में एक न्यूट्रल कंडक्टर को लेके आऊँ, तो उसका नेगेटिव चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव की वजह से अट्रैक्ट होगा, यानी कि इंड्यूस करेगा चार्ज। इसे मैं ग्राउंड करके लिख सकता हूँ कि भाई ग्राउंड कर दूँ मैं इसे। आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके होंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, इस मेथड की वजह से हम चार्ज कर पाते हैं। तो मान लो पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को इसके पास न्यूट्रल कंडक्टर के पास लाएंगे,
तो उसके इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट यानी हम अगर ग्राउंड कर दे तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मिलेंगे, यानी ये नेगेटिवली चार्ज बनेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पर आएगा तो हमारा फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरह से आपको लिमिटेड रीजन में मिलेगा। अब ये दो कंडक्टर की एक सिस्टम बन गई, ये कंडक्टर हमारा 1, ये कंडक्टर 2, जिसे हमने नाम दे दिया कैपेसिटर। कंडक्टर कोई भी शेप और साइज के हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कंडक्टर 2 ले लिए, जिसको लिमिटेड रीजन में यहाँ पर फील्ड को बनाने के लिए। तो यहाँ पर अब एनर्जी स्टोर होगी लिमिटेड रीजन के अंदर, तो वो हमारे काम आएगी, जिसका हम प्रॉपर यूज कर पाएंगे। आई बात समझ में? इसलिए कैपेसिटर की जो हमने डेफिनेशन दी है उसमें दो कंडक्टर की सिस्टम हमने नाम दिया है। इट इज द सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर दैट कैन स्टोर द चार्ज, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो इसीलिए यहाँ पर चार्ज स्टोर मतलब जो एनर्जी है, चार्ज स्टोर करना का मतलब एनर्जी स्टोर करना, तो एनर्जी स्टोर होगी यहाँ पर। ठीक है, अब समझते हैं कि कैपेसिटेंस के बारे में थोड़ी आगे बात करें। तो हमने लिखा कैपेसिटेंस जो है बेटा क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज और पोटेंशियल। अब यहाँ पर इसका यूनिट अगर बनाया जाए ऐसा यूनिट, तो वो क्या बनेगा बेटा, कूलम पर वोल्ट होगा। कूलम पर वोल्ट, जिसे हम फैराडे के ऑनर में बोलते हैं फैराड। ठीक है, तो 1 फैराड कितना होगा बेटा, 1 कूलम पर वोल्ट। यानी अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ इसके अक्रॉस अगर रखे जाए, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट रखा जाए, तो 1 कूलम अगर ये चार्ज होल्ड कर सकता है, तो इसे हम बोलेंगे 1 फैराड कैपेसिटेंस। यानी किसी भी कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट है और वो 1 कूलम चार्ज को होल्ड कर पाता है, तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 फैराड माना जाएगा। वैसे बहुत बड़ा यूनिट है जिसको हम रियल लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं, तो हम जो प्रॉपर यूज़ करते हैं रियल लाइफ में कैपेसिटर का यूनिट, वो है बेटा माइक्रो फैराड, नैनो फैराड और पिको फैराड। जनरली जो यूज़ किया जाता है रियल लाइफ में वो, तो माइक्रो फैराड का मतलब होता है 10⁻⁻6 फैराड, नैनो फैराड का मतलब होता है बेटा 10⁻⁻9 फैराड, और पिको फैराड का मतलब होता है -12 फैराड। यहाँ पर 10⁻12 फैराड। तो बेटा यहाँ पर ये कैपेसिटर के यूनिट की बात हुई। अब डायमेंशनल फॉर्मूला अभी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बनाना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे, तो चार्ज के लिए लिख दिया मैंने A1 T1, और पोटेंशियल का तो कौन नहीं जानता भाई, M1 L2 T-3a-1 होता है। तो अगर हम यहाँ पर ये डायमेंशनल फॉर्मूला बनाए तो M1 L2 T4 और A2 हो गया यहाँ पर कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, ये हुआ कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखो, हमने यहाँ पर एक सिंगल स्फीयर लिया, वो भी एक चार्ज को स्टोर कर सकता था, वो तो कैपेसिटर है ही। दो कंडक्टर की एक सिस्टम जिसको हमने कैपेसिटर बोला है, राइट। तो एक सिंगल स्फीयर भी चार्ज को जब स्टोर कर सकता है, तो फिर हमारी डेफिनेशन गलत नहीं हो जाएगी। तो बेटा गलत क्यों नहीं होगी, उसका रीज़न है कि ये फील्ड जाता है कहाँ तक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। तो हम अज्यूम करते हैं कि जो नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है वो इनफाइनाइट पर होगा, इसलिए हम इस एक कंडक्टर को भी कैपेसिटर बोल सकते हैं। तो मान लो हमने स्फीयर लिया है, तो स्फीयर का कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर या फिर स्फेरिकल कंडक्टर, स्फीयर। तो C = Q/V अभी रेशियो हमने लिया बेटा। अब आप जानते हो कि स्फीयर के लिए तो पोटेंशियल क्या होगा, तो KQ/R। तो बेटा R क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो Q यहाँ पर कैंसिल होगा, तो R/K रेशियो मिलेगा आपको। तो ये बन गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला R/K, या फिर हम K को क्या लिखते हैं, कूलम कांस्टेंट को लिखते हैं 1/4πε0। तो यहाँ आएगा 4πε0 × R। ये हो गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। किसके लिए, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, यानी कि स्फीयर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन गया आपके पास। मोस्टली कैलकुलेशन में आपको R/K को यूज़ करना है, क्योंकि न K की जो वैल्यू है वो 9 × 10⁻9 लेकर हम कैलकुलेशन को इजीली ले सकते हैं, कैलकुलेशन इजी बना सकते हैं। तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपके सामने आया। तो देखो, अभी एक कोई भी स्फीयर का अगर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का कि भाई मेरे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है R मान लो, तो अगर मैं उसकी रेडियस को डबल कर दूँ तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन MCQ में आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर रेडियस को डबल कर दिया जाएगा तो कैपेसिटेंस भी डबल हो जाएगा, क्योंकि C = क्या बन गया है, R।
तो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, रेडियस डबल कैपेसिटेंस डबल होगा। तो ध्यान रखिएगा, रेडियस डबल कैपेसिटेंस डबल होगा। तो ये हुई हमारे पास यहाँ पर स्फेरिकल कैपेसिटर की बात। अब ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड किसके ऊपर करेगा, तो आप देख के बता सकते हो, यहाँ पर Q/V रेशियो है, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि चार्ज के ऊपर डिपेंड करता होगा, पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता होगा, क्योंकि फॉर्मूला में तो वो आता है। लेकिन बेटा ध्यान रखिएगा, अगर चार्ज इंक्रीज किया तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, चार्ज डिक्रीज किया तो पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा, यानी रेशियो कांस्टेंट रहता है। यानी कैपेसिटेंस C जो है वो डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज Q ओनली, चार्ज Q एंड ओनली पोटेंशियल, इट इज डिपेंड ऑन Q/V रेशियो। ध्यान रखिएगा, Q/V रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि सिर्फ चार्ज Q के ऊपर के, ना वो सिर्फ पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है। तो कैपेसिटर डिपेंड करेगा साथ में यहाँ पर कंडक्टर की जियोमेट्री के ऊपर, यानी कि शेप साइज के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस शेप का या किस साइज का आपने कैपेसिटर लिया है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। साथ में दोनों कंडक्टर के बीच का जो रीजन है वो मीडियम कौन सा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। दो कंडक्टर के बीच का जो रीजन है उसका मीडियम, आप कौन सा इंसुलेटिंग मीडियम रखते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी तो हमने यहाँ पर समझने के लिए सिर्फ एयर का मीडियम रखा था, आप कोई भी दूसरा मीडियम यहाँ पर डायलेक्ट्रिक मीडियम डाल देंगे तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कैपेसिटेंस जो है वो जियोमेट्री ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, शेप और साइज के ऊपर यानी डिपेंड करेगा, और दोनों के बीच का जो मीडियम है वो उस मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करेगा। और साथ में ये कैपेसिटर जो है वो कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता कि कौन सा मतलब मटेरियल है, ये मेटल कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, कंडक्टर के मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यू में जब आते हैं तब ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। मोस्टली स्टूडेंट करते क्या है कि जो थियरी है उसको रट लेते हैं, लेकिन उसमें ये जो इंपॉर्टेंस पॉइंट्स होते हैं जो एमसीक्यू के रिलेटेड होते हैं, एमसीक्यू के लिए बहुत काम के पॉइंट्स होते हैं, उसको नहीं समझते अच्छे से। तो थियरी तो रट लेते हो, डेरिवेशंस भी कर लेते हो, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं वो आप थोड़ा उसको छोड़ देते हो। तो ध्यान रखिएगा, उसको खास समझना कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, उसका यूनिट क्या है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यू के लिए होती बेटा, तो उसके ऊपर खास फोकस करिएगा। चलो थोड़ी आगे बात करते हैं। तो बेटा हमने बोला कि कंडक्टर के ऊपर चार्ज को स्टोर करने पर पोटेंशियल इंक्रीज होगा, कैपेसिटेंस जो है उस हिसाब से आपको मिलता जाएगा। तो कैपेसिटेंस आप इसका क्या बढ़ा सकते हो, चार्ज को ज़्यादा से ज़्यादा जितना चार्ज स्टोर कर पाएगा उतना कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम होगा क्या हम चार्ज को कंटिन्यूअसली उसके ऊपर इंक्रीज करते ही जाएंगे और पोटेंशियल बढ़ता ही जाएगा, क्या पॉसिबल है ये? नहीं पॉसिबल। ध्यान रखिएगा, क्यों पॉसिबल है ये? मान लो एक कंडक्टर मैंने यहाँ पर लिया है, ये कंडक्टर मेरा दूसरा कंडक्टर है, कंडक्टर 1 कंडक्टर 2। चलो मान लो आपने चार्ज स्टोर किया, और चार्ज स्टोर करने से क्या होगा, दोनों के बीच में रीजन में फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब ये फील्ड जो है वो जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही दोनों के रीजन में, यहाँ पर बीच में जो रीजन है उसमें फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। अब वो फील्ड अगर मान लो इतना बढ़ जाए कि हमारा जो इंसुलेटिंग मटेरियल है बीच में, कौन मटेरियल मीन्स कि यहाँ जो मीडियम है वो कौन सा है, एयर का मीडियम, वो एयर को भी आयोनाइज कर दे, तो क्या होगा कि फील्ड इतना स्ट्रांग कर गया कि यहाँ पर जो एयर थी उसको उसने आयोनाइज कर दिया। एयर को आयोनाइज करने से क्या होगा कि ये जो हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल था या मीडियम था वो अब इंसुलेटिंग नहीं रहेगा, वो कंडक्टिंग बन जाएगा। उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज जो है कंडक्टर का वो पॉजिटिव की ओर ट्रांसफर होने लग जाएगा, फ्लो करने लग जाएगा, जंप करके जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर चार्ज जब फ्लो करने लग जाएगा तो ये कंडक्टर 1 को न्यूट्रलाइज कर सकता है, और न्यूट्रलाइज हो भी जाएगा तो पार्शियली भी न्यूट्रलाइज कर देगा। तो उसकी वजह से कैपेसिटर जैसा कुछ रहेगा नहीं, जिसे हम बोलते हैं ब्रेक डाउन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। यानी कि जो हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल था उसका ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, डायलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन को समझते हैं हम लोग। चलो, तो हमने अभी बोला कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाए, वो कितना स्ट्रांग, लेकिन तो कोई भी हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसके लिए एक प्रॉपर फील्ड होता है, मैक्सिमम फील्ड, जब तक वो अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को होल्ड रख सकता है, होल्ड कर सकता है अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को, उस मैक्सिमम फील्ड तक जहां तक वो अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है उसको आप बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या बोलेंगे? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ।
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, फिर से बोल रहा हूं मैं डेफिनेशन कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड द अप टू विच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैन होल्ड इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जब मैक्सिमम वर्ड यूज करो तो याद रखो मैक्सिमम फील्ड बोलेंगे तो होल्ड कर सकता है अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को, तो वो बोलेंगे। या मिनिमम के लिए भी हम अलग से डेफिनेशन लिख सकते हैं कि भाई जो मिनिमम फील्ड तक अपना जिस मिनिमम फील्ड पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अपनी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को लॉस कर देगा, जिस मिनिमम फील्ड पर आने पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अपनी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को यानी कि जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है उसको लॉस कर देगा, उसको हम बोलेंगे उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ध्यान रखिएगा, मिनिमम बोलेंगे तो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी लॉस बोलना है और मैक्सिमम बोलेंगे तो आपको बोलना है इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होल्ड करके रख सकता है। तो ये दोनों डेफिनेशन में इतना सिर्फ फर्क है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज अ नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा फॉर एयर, तो एयर के लिए यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ध्यान रखिएगा वोल्ट पर मीटर में ये यूनिट है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई और दूसरी चीज नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर यूनिट अगर चेंज करके लिखे तो ये कितना बन जाएगा, तो 3 × 10⁶ आपने वोल्ट पर मीटर लिखा, मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो 10⁻² सेंटीमीटर होगा, तो बनेगा कितना 3 × 10⁴ वोल्ट पर सेंटीमीटर। और अगर इसे मिलीमीटर में भी लिखे तो 3 × 10⁴ वोल्ट पर 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर, तो ये बन जाएगा 3000 वोल्ट पर मिलीमीटर। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीक्यू में मैक्सिमम टाइम से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर। तो डिफरेंट यूनिट में ध्यान रखना, 4 ऑप्शंस में से कोई भी यहाँ पर यूनिट हो सकता है, आप एक ही नंबर रट के मत जाना, 3 × 10⁶ ये रट के मत जाना, ध्यान रखना यूनिट कौन सा है। अगर पर सेंटीमीटर दिया है तो 10⁴ आएगी पावर, और अगर मिलीमीटर है वो 3000 वोल्ट पर मिलीमीटर होगा। ठीक है, अब मान लो कि हमने ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड उतना रखे, तो यहाँ दो कंडक्टर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिख सकते हैं V = ED। डी यानी सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टर, सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टर कितना है यहाँ पर D है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V = E × D। तो जब आप मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हो यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर, तब पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोड्यूस मिलता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू कंडक्टर मिलता है, वो होता है यहाँ पर ब्रेक डाउन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन पोटेंशियल, ब्रेक डाउन पोटेंशियल। तो ब्रेक डाउन पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, ध्यान रखना, जो मैक्सिमम पोटेंशियल तक जो वो सह सकता है, यानी कि उसकी कैपेसिटी है पोटेंशियल को सहने की, वो मैक्सिमम पोटेंशियल। अगर इससे पोटेंशियल थोड़ा सा भी इंक्रीज हो गया तो मान लो कैपेसिटर हमारा डैमेज हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पर जनरली क्या करते हैं कि कोई भी कैपेसिटर के ऊपर स्पेसिफिकेशंस उसके लिखे होते हैं, तो उसके ऊपर पोटेंशियल लिखा रहता है, उस पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल आपको नहीं देना है वरना कैपेसिटर डैमेज होगा। तो फॉर हम सेफ्टी पर्पज जो हमारा ब्रेकडाउन पोटेंशियल होता है उससे थोड़ा कम रखते हैं पोटेंशियल स्पेसिफिकेशंस के अंदर, यानी कि जो बनाते हैं उसके ऊपर स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है, वो उसके ब्रेकडाउन पोटेंशियल थोड़ा सा कम रखा जाता है ताकि उससे उसकी लिमिट तक आप पहुंच ना जाए और डैमेज कैपेसिटर हमारा ना हो जाए, इसीलिए। तो इतना ही बातें क्लियर हो गई होगी आपके दिमाग में कि कैपेसिटर क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर चार्ज स्टोर करेंगे, उसको होल्ड करने की एबिलिटी जो है उसको कैपेसिटेंस बोला जाता है। तो दो वर्ड जो है कैपेसिटर और कैपेसिटेंस दोनों डिफरेंट वर्ड है। कैपेसिटर यानी एक डिवाइस है दैट कैन स्टोर द चार्ज, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, उसको बोला जाता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस यानी एक हो गई हमारे क्वांटिटी जो सी के नाम से हम जानते हैं, और कैपेसिटर यानी एक डिवाइस हो गया। तो वो दोनों डिफरेंट वर्ड है, कोई उसको एक समझ मत लेना गलती